नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी तभी पूरी होती है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, पेट भर के दम भर के मॉक टेस्ट लगा लेते हो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आते हो कि हां, अब मुझे पेपर का जो है अंदाजा पड़ गया है कि कैसे होगा। तो मेरे भाई, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश क्या, हम अकेले ही कोशिश कर रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, है ना, पूरे इंटरनेट पे, कि एसएससी वाले बच्चों को, सीजल वाले बच्चों को नए पैटर्न पर बेस लेटेस्ट अपडेटेड टफ सवालों के मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाएं मेरे भाई। तो आज हम जो है आठवां अपना जो एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी हमने कंडक्ट कराया था अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे, अभी तक चालू है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, दिया करो भाई। सैटरडे संडे लाइव टेस्ट था, जिन बच्चों ने दिया होगा मेरे भाई ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 14, ये उसी का सॉल्यूशन है जो। ठीक है, अब तक मैं 7 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं। यहां देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट। हर एक एग्जाम पेपर को जाके देख लीजिए, वो सवाल आपको यहां पर करने को मिलेंगे जो कहीं अवेलेबल नहीं है। या तो टफ के नाम पे बच्चों को इररिलेवेंट चीजें करा दी जाती है मेरे भाई, या आउटडेटेड चीजें करा दी जाती हैं। एक्चुअल जो माल है वो आपको यही मिलेगा दोस्त। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, पूरी हर एक तरीके से, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मॉक टेस्ट है नए पैटर्न के, आप लीजिए, हमने करा दिए। नए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो अभी लेटेस्ट पूछे हैं एसएससी ने मेरे प्यारे भाई, कार्ल पियर्सन, नंबर सिस्टम, प्रिज्म, पिरामिड, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी सीजल 2025। और एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट तो करवा ही रहे हैं, और बहुत जल्द में सभी बच्चों के लिए नए पैटर्न पर बेस्ड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पर फ्री अपलोड करवा दूंगा, वेबसाइट पर भी। ठीक है प्यारे बच्चे, 10 न्यू पैटर्न के मॉक टेस्ट फ्री सभी बच्चों के लिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कि जो है हर बच्चा कर पाए। ठीक है जी, कोई आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10 मॉक टेस्ट और बहुत है, 10 आप लगा लो मन से, बहुत है मेरे प्यारे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 लगाओ, 200 लगाओ। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, कॉपी पेन लेके बैठिए। पहला सवाल देखिए कितना प्यारा है। 64 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/3 प्लस 40 की पावर 1/3 का इवेल्युएशन आपको करना है, मूल्यांकन करना है। 4 ऑप्शन है, बताइए बच्चे क्या आंसर है इस सवाल के। देखिए भाई, जैसे आपको दे रखा है 64 की पावर 1/3, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 64, इसकी पावर 1/3। तो यहां मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर। भी पहले यहां पे स्क्वायर है, फिर पावर 1/3 है। पहले मैं पावर 1/3 कर लेता हूं, फिर स्क्वायर कर लेता हूं, आगे पीछे कैसे भी कर लो। तो 64 की पावर 1/3 का मतलब हो गया भैया 8 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। बात को समझे, प्लस ऐसे ही देखिए 25 यानी कि 5 का वर्ग, अब पावर 1/3 भी है, तो पहले 5 की पावर 1/3 कर लो, पर स्क्वायर। अब 40 में देखते ही दिमाग में समझ गया कि ये 8 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 8 पंजे 40 है। 40 का मतलब 8 पंजे 40, पावर 1/3 है, तो 8 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3, ये हो गया बच्चे। बताओ क्या इसको देख के आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है? ये शर्ट्स अलजेब्रा को मर्ज करके बड़ा अच्छा सवाल मैंने बनाया। आप में से हर कोई बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो चीज है कौन से फॉर्मूले में आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां मेरे दोस्तों यही चीज है, बस एक ही जगह स्टूडेंट 8 की पावर 1/3 है मेरे प्यारे भाई, एक ही जगह। ओके, और b की जगह 5 की पावर 1/3 है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। अब जैसे ए का क्यूब करो, 8 की पावर 1/3 का आप क्यूब करोगे, तो 8 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा 8, माइनस बी का क्यूब 5 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे 5 बटे मेरे प्यारे भाई बटे ए माइनस बी, यानी कि 8 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो गया। यानी कि 8 माइनस 5 आएगा 3, ये 13 नहीं आएगा भैया, 13 नहीं आएगा। नीचे माइनस आएगा तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8 की पावर 1/3 को ही तो क्या लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, 5 की पावर 1/3 को लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। कितना बढ़िया, देखो नया सवाल है, फ्रेश सवाल, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है।
टफ और इरेलेवेंट चीजों में फर्क होता है। हमारे सवाल टफ हो सकते हैं, एक भी पेपर में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये एग्जाम में नहीं पूछ सकता या ये आया नहीं है। करो सवाल देखेंगे अगला, ये प्रीवियस ईयर है। 1200 मीटर की रेस में दो कंटेस्टेंट है, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशो 5-7 है। ठीक है, मीनल हैज ए स्टार्ट ऑफ 500 मीटर। मीनल को 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो मीनल कितने मीटर से जीत पाएगी? देखिए ध्यान सुनेगा, दो लड़कियां हैं मीनल और नीतू, वो एक रेस करती हैं 1200 मीटर की। उनकी स्पीड का रेशो 5-7 है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि ये रेस है 1200 मीटर की। ठीक है, दो लड़के यहां से दौड़ना शुरू करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बोला है कि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या नाम है, नीतू। नीतू तो स्टार्टिंग से दौड़ेगी, मीनल यहां आगे 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगी। यानी कि सवाल में बोल रहे मीनल कितने मीटर से जीते, यानी कि मीनल को रेस जीतने के लिए केवल ये लेंथ दौड़नी है, केवल ये लेंथ दौड़ने 700 मीटर। 700 मीटर मेरे प्यारे भाई अगर मीनल दौड़ गई पहले तो जीत जाएगी, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से 1200 मीटर। तो आप बताओ अगर ये दोनों की स्पीड का रेशियो है, मीनल नीतू की स्पीड का रेशियो 5-7 है, तो सेम टाइम में मीनल नीतू जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस का रेशियो भी 5-7 होगा। अगर मैं सेम टाइम की बात करूं, दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, सेम टाइम तक दौड़ते हैं, एक बंदा जीत गया एक हार गया, तो अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। आप बताओ, जब मीनल 700 मीटर दौड़ती है, 5 की वैल्यू 700 मीटर, उस टाइम में नीतू कितने मीटर दौड़ी होगी? 5 के लिए 700 मीटर 140 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 140 गुना, यानी कि 980 मीटर दौड़ी होगी। यानी कि जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ी, उतने टाइम में नीतू यहां से यहां तक केवल 980 मीटर ही दौड़ पाई। नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाई। यानी कि जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना था? पूरा 1200 मीटर दौड़ना था। यानी कि ये रेस हार गई, ये जो है रेस नीतू हार गई। 1200 में से 980 घटाएंगे, 220 मीटर से नीतू हार गई, फिनिशिंग लाइन से 220 मीटर पीछे रह गई। ये पहला ऑप्शन आंसर है। तो मैं केवल आपको सवाल नहीं समझा रहा, उसके पीछे का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। ठीक है, मजा आया होगा करके। सवाल नंबर 3, सेंटर ओ वाले सर्कल की दो कॉर्ड ABCD एक दूसरे को पी पर काटती हैं। एंगल AOD 22 है, BOC 58 है। यानी कि ADBC से सेंटर पे बना कोण दे रखा है, BPC पूछा है। 22 58 मेरे दोस्तों 80 का आधा 40 डिग्री। मात्र 2 सेकंड में आंसर। हाँ, इतना ही समय लगता है भाई। अगर कॉन्सेप्ट की समझ अच्छी हो मेरे दोस्तों तो इतना ही समय लगेगा। मान लीजिए सर्कल है, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, सवाल तो आपने देखा हो गया। ये सर्कल है मेरे प्यारे भाई, और ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर ओ है। अब सर्कल की दो कॉर्ड है, ये कॉर्ड होगी मेरे प्यारे भाई ये वाली, ठीक है जी, ये कॉर्ड हो गई, और एक जो है सर्कल की कॉर्ड ये हो गई। ऐसे ले लेते हैं, चलो ठीक है, चलो ये होगी, ये हो गया प्यारे बच्चे। दो कॉर्ड हैं ABCD, ये कॉर्ड होगी AB और ये कॉर्ड होगी मेरे प्यारे भाई यहां पर CD। अच्छा, AOD BOC लेना है ना आपको, ठीक है, AB और ये हो गया आपका CD, ऐसे ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई ABCD। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर ये दो कॉर्ड हैं। अब आप आमने सामने के दो आर्क ले लीजिए, आमने सामने के कोई भी दो आर्क, जैसे मान लीजिए ये आर्क AD है, तो AD के अलावा क्या बचा? B और C बचा, तो AD के सामने का आर्क क्या आएगा? BC आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को यहां काटते हैं, पॉइंट P पर यहां काटती हैं, तो मैंने आमने सामने की आर्क लेने, ये आर्क AD है तो इसके सामने BC आएगा। अगर मैं BD लूंगा आर्क तो BD के सामने AC आएगा। ये आमने सामने के आर्क हैं AD BC। इन आर्क से सेंटर पे बने कौन? आर्क AD से सेंटर पे बना कौन? ये है मेरे भाई, ठीक है। ये आर्क BC से सेंटर पे बना कौन है? आर्क BC से सेंटर पे बना कौन? ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चे, आप बोलोगे यस सर। ये दोनों एक दूसरे को जीवा यहां काट रहे हैं पॉइंट P पर। अब इस आर्क AD से मान लिया सेंटर पे बना कौन? ये अल्फा है, ठीक है जी।
ये छोड़ो, ये है सेंटर पे बना कोण, ये आर्क बीसी से सेंटर पे बना कोण है, आर्क बीसी से सेंटर पे बना कोण। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्या दिया, आर्क एडी से सेंटर पे बना कोण दिया है, आर्क बीसी से इसके अपोजिट आर्क से सेंटर पे बना कोण दिया है। अब ये दोनों जीवाएं एडी और बीसी पी पर काटती हैं, तो भाई केवल इस सेंटर ओ की जगह, केवल जो दोनों कोण कहां पे काट रही, पी पे काट रही, केवल इस सेंटर ओ की जगह पी आ जाएगा। एपीडी, चाहे एपीडी पूछे, इस सेंटर ओ की जगह आपको पी रखना है, ये बीपीसी आ जाएगा मेरे पास। ये दोनों बराबर ही होंगे, एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये देखो ये वाला एंगल एपीडी है, इसी के सामने ये वाला एंगल देखेंगे मेरे दोस्तों बीपीसी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। और इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इन दोनों का एवरेज। सेंटर पे जो कोण बन रहे हैं आर्क एडी से और आर्क बीसी से, इनको जोड़ के आधा कर देना है, दैट्स इट। ये है थ्योरम, ठीक है भाई। आमने सामने के आर्क देखने, एडी बीसी आमने सामने का आर्क है, सेंटर पे बना कौन दिया, सेंटर ओ को हटा के पी लिख दो, चाहे बीपीसी पूछे आपसे चाहे एपीडी पूछे, दोनों एक ही बात है। क्या आ जाएगा, एवरेज। और इनका एवरेज क्या था, 22 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है, बटे 2, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आंसर है। समझ में आएगा, मुझे लगता है जिंदगी में आप गलती नहीं करोगे। चौथा सवाल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस 26 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0, ऐसे सवालों में क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से नहीं, अपन लोग x से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 1 बटे x बनेगा। अगर x से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा। ये प्लस 1 है, 1 को x से डिवाइड करेंगे, 1 बटे x आएगा। ये माइनस 4x है, माइनस 4x को x से डिवाइड करेंगे, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 जाएगा राइट साइड में, 4 हो गया, x प्लस 1 बटे x 4। पूछा एक्स क्यूब माइनस 26 का स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया, तो ये क्या आ जाएगा भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2ab, यानी कि 26 दूनी 52 एक्स क्यूब प्लस 26 का स्क्वायर 676, 676, यही आ जाएगा भाई। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 26 का स्क्वायर खोल लूं, एक्चुअली मुझे ये वाली चीज यहां से निकालनी, ये वाली चीज मुझे निकालनी है, यही तो निकालना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां से मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब माइनस 52 प्लस 676, 676। आप बोलोगे हाँ सर 26 का स्क्वायर 676 है ना। ये बताओ बेटा, इसकी जो वैल्यू है या तो हमेशा 1 आती है माइनस 1 आती है, यानी कि आंसर या तो 676 एक 677 आएगा या 675 आएगा। 675 ये ऑप्शन में ये वाला आंसर है। कैसे, आप बताओ, आपको एक्स क्यूब पे जाना है, एक्स क्यूब पे, ये एक्स प्लस 1 बटे एक्स है। अगर आप क्यूब पे जाओगे मेरे प्यारे भाई, तो बीच में तो प्लस ही रहेगा, बीच में तो प्लस ही रहेगा। के क्यूब माइनस 3 के फॉर्मूला है, पावर यहां एक्स क्यूब जाना है, पावर x से पावर 3 में जाना है, तो अगर x प्लस 1 बटे एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, के क्यूब माइनस 3 के 64 माइनस 12 52 आ गया। अगर कभी भी बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, इस फॉर्मेट में लिखने पर हमेशा माइनस बनाता है। 52 धर लाओगे, एक्स क्यूब माइनस 52, ये 1 बटे एक्स क्यूब इधर जाएगा, माइनस का 1 बटे एक्स क्यूब राइट साइड में चला जाएगा, एक्स क्यूब की यहां गुणा कर दो, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 52 की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 आ गया, और -1 प्लस 676 675 आंसर। बताओ बच्चे, मजा ना आया हो तो ठीक है, पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए अगर बीच में प्लस है, स्क्वायर क्यूब करने पर हमेशा इस फॉर्मेट में -1 आता है। ये देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है, ठीक है। सवाल में दे रखा है उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 493 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 493 है, ओके। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 51 है। दोनों संख्याओं का सम एस है, तो एस के अंकों का योग क्या आएगा। देखो भाई, संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना। एक बार बताइए, अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा। सवाल में बोला है एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना 28H, तो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम, ये तो बोला है ना, सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर 493, तो एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ो, 28H में H जोड़ेंगे 29H, तो 29H बराबर आ गया 493। आप बोलोगे यस सर,
यहां से HCF की वैल्यू कितनी आएगी, 29 से कम 29 और 20, 29 70 हो जाएगा 203। HCF 17 आ गया। अच्छा, संख्याओं का योग S है। देखो अगर HCF 17 आ गया तो मुझे संख्याएं भी पता चलेंगी कि संख्याएं 17x और 17y होंगी। संख्याएं 17x और 17y होंगी जहां x और y को प्राइम होगा आपस में। यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x और y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। संख्याओं का डिफरेंस 51 है। अगर मैं संख्याओं का डिफरेंस भी करूं तो 17x माइनस 17y ये संख्याओं का डिफरेंस है, ये 51 है। तो यहां से x माइनस वाई 17 से 51 3 आ गया। बोलो बात को समझे। देखो x और y ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 3 है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। देखो यहां संख्याओं का एलसीएम दिया 28। एलसीएम क्या है, यही x गुणा y की वैल्यू है बेटा, यही x इंटू वाई है, यही x इंटू वाई है 28। आप बोलोगे सर कैसे, भाई अगर संख्याएं 17x और 17y है तो उनका एलसीएम क्या आएगा। अगर संख्याएं 17x और 17y है तो एलसीएम आएगा 17 गुणा एक्स वाई, जबकि एलसीएम जो है वो HCF का 28 गुना है। यानी कि HCF तो 17 है तो XY की वैल्यू ही 28 है। एलसीएम HCF का 28 गुना है, एलसीएम HCF का XY गुना होता है। तो क्या आप समझ नहीं पाए, ऐसी दो संख्या गुणा करके 28 आए, डिफरेंस 3, 7 चौक 28। हर कोई बच्चा कर लेगा 7 और 4। तो ये आपको पता करना पड़ेगा 7 4 संख्याओं का योग S है। तो संख्याओं का योग क्या आएगा भैया, एक संख्या तो आ गई 17 गुणा x की वैल्यू 4 और y की 3, और दूसरी संख्या आ गई 17 गुणा 3। यहां से 17 कॉमन ले लूंगा, ठीक है भाई। और ये गलत लिख दिया मैंने, 7 और 4 आया है ना, 7 4 आया है। x का मान 7, y का मान 4, 17 कॉमन तो 7 प्लस 4 11, 17 गुणा 11 है 187। ये एस आया। एस के अंकों का योग पूछा है तो 1 8 9 9 7 16, 16 आंसर इस सवाल का। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तगड़ा सवाल है जी ये, ठीक है। आगे चलें, सवाल नंबर 6। A takes 4 hours to play as much field as been 3 hours, while C takes 6 hours to plow as much been 5 hours. They all can plow a field in 44 hours working together. In what time B and C together can plow the field? यानी कि 3 लोग हैं, 3 लोग हैं मेरे प्यार भी, टाइम दिया हुआ, टाइम का उल्टा करोगे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। मुझे एफिशिएंसी निकालने तीनों की। बोला है ए को एक खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतना काम करने में 3 घंटे लगते हैं। ए जितना खेत 4 घंटे में जोतता है, बी उतना 3 घंटे में जोतता है। ये टाइम का रेशियो 4 3, टाइम का रेशियो 4 3 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, रिवर्स 3 रेशियो 4। ऐसे ही बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है, सी उतना खेत 6 घंटे में जोतता है। बी 5 घंटे में जितना काम करता है, सी उतना 6 घंटे में करता है। टाइम का रेशियो 5 6, टाइम का रेशियो 5 6, तो एफिशिएंसी का रेशियो 6 5 आ जाएगा, 6 5। अब यहां पे मर्ज कर दो मेरे भाई, यहां पे अपन लोग क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। यहां मेरे दोस्तों देखो ध्यान से, बी की 4 है 6, तो 4 6 को इक्वल कर लेते हैं 12 12, तो ऊपर 3 से गुणा और नीचे 2 से गुणा। तो यहां पे ए की कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 है भाई, नहीं 3 तिया 9 है ना, ये 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12, और ये देखिए मेरे भाई सी की क्या आएगी, 2 की 5 में गुणा 10। ये आगे तीनों की एफिशिएंसी 9 12 10 रेशियो। बोला तीनों मिलकर 44 घंटे में काम कर सकते। तीनों की एफिशिएंसी कितने, 9 12 21 और 10 31। तीनों की एफिशिएंसी 31 है, तीनों मिलकर 44 घंटे में काम करते हैं। टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर बी और सी मिलकर करें तो कितने समय करेंगे, बी और सी ये काम करेंगे 12 + 10 22 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा करने में, 22 से 44 2 बार जाएगा, यानी कि 62 आवर्स में। यानी कि बी और सी मिलकर ये काम 62 आवर्स में कर देंगे। सी ऑप्शन बढ़िया सवाल है, मजा आया ना सवाल करके। आइए बच्चे आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7वां। साइन 25 साइन 35 साइन 85 का मान √a + √b बटे c के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां एबीसी नेचुरल नंबर हैं और अपनी लोएस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। a + b + c की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया, ये साइन 25 डिग्री
साइन 35 डिग्री, साइन 85 डिग्री। यार मुझे तो एक का भी मान नहीं आता, आपको आता है क्या? क्या आपको साइन 25 डिग्री, साइन 35 डिग्री, साइन 85 डिग्री का मान आता है? नहीं आता। यानी कि यहां कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? 25 60 माइनस 25 60 प्लस 25। बढ़िया, सभी लोगों ने ये फॉर्मूला याद किया होगा। हालांकि पेपर में कम सवाल आए, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको पता ही ना हो। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। फॉर्मूला है 1/4 साइन 3 थीटा, सेम कॉस में भी होता है। अब यहां पे थीटा की जगह 25 है, बस 25 60 माइनस 25 35, 60 प्लस 25 85। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 25 तिया 75 डिग्री। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और साइन 75 डिग्री तो आपको पता, याद करना पड़ेगा आपको। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साइन 75 15 डिग्री की वैल्यू याद करनी पड़ती है। साइन 75 डिग्री √3 + 1/2 √2, तो यह आ जाएगा √3 + 1/4 दूनी 8 √2 आ गया। ए बी सी नेचुरल नंबर है, यानी कि नीचे सी नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई रूट नहीं होना चाहिए। यहां नीचे ना रूट आ रहा है, ये √2 आ रहा है, तो आपको ऊपर नीचे √2 से गुणा करनी पड़ेगी आंसर हर में। ये हो जाएगा 3 दूनी √6 प्लस √2, और नीचे आ जाएगा मेरे प्यार भी 2 8 16, ये 16 आ गया भैया। अब ठीक है, अब ये √a प्लस √b प्लस सी फॉर्मेट बन गया। √a प्लस √b बटे सी, नीचे सी एक इंटीजर है, तो कंपेयर करो, ए का मान 6 है, बी का मान 2 है, और नीचे सी का मान 16 है। तो 6 और 2 8 प्लस 16 24, 24 आंसर है। देखो क्या मजेदार सवाल नहीं है आप लोगों के लिए? हाँ ठीक है, लगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8। एक सर्कल में जीवा ए बी सी डी एक दूसरे को एल पर इंटरसेक्ट करते इंटरनल, यानी कि सर्कल के अंदर। एल 8 एल बी 6 एल डी 5, ये मैंने प्रीवियस का सवाल डाला है एज इट इज। ये देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ये दो सर्कल की कॉर्ड खींच लो। अभी ए बी सी डी ये हो गई, चित्र तक भी बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें, पर बना दे रहे हैं। कहां पे काट रहे हैं? पॉइंट एल पर एक दूसरे को काट रहे हैं। सवाल में दिया क्या है? एल की लंबाई 8 है, एल बी की लंबाई 6 है, एल डी की लंबाई 5 है, सी एल पूछा है। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं तो प्रोडक्ट सेम होता है, यानी कि 8 × 6 बराबर 5 × सी एल, तो आ जाएगा 48/5, यानी कि 9.6। ये सी एल की लंबाई आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9, बताइए। अमित ने सिंपल इंटरेस्ट पर 25,000 रुपए उधार लिए। भोला बोरोड सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। भोला ने भी सेम अमाउंट उधार लिया 25,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 2 साल के एंड में भोला को अमित से 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। जाहिर सी बात है, भोला ने पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिया तो भोला को ब्याज देना पड़ेगा ज्यादा, सेम प्रिंसिपल है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर एनम, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? तो ये सवाल बहुत सिंपल है, 25,000 आपका प्रिंसिपल है। अमित ने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया, भोला ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 2 साल के एंड में भोला को 160 रुपए ज्यादा सीआई देना पड़ा है, यानी कि 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 160 रुपए। ब्याज की दर आपको बताने कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि भैया 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 160, प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो परसेंटेज में निकाल लो कि 2 साल की सीआईएसआई का जो डिफरेंस है प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। ये कट जाएगा 2 जीरो, ये जीरो, यह आ जाएगा मेरे भाई 64/100, यानी कि 0.64%। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया 0.64%। प्रिंसिपल 100% है, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 0.64% है, तो ब्याज की दर आएगी 8%। क्योंकि अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 8 का स्क्वायर बटे 100, 64/100, तभी ये 0.64% हो सकता है। ये भी एक तरीका है करने का, बढ़िया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग। tan 37 डिग्री प्लस sec 37 डिग्री प्लस 1 इंटू cot 37 डिग्री माइनस cosec 37 डिग्री प्लस 1। ये सवाल है बेटा। हाँ जी, करो बच्चों। आप यहां पे
साइन कॉस में टेन कॉट सेक कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करो मेरे भाई, एक्सपेंड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सीधा ट्रिग्नोमेट्री का वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है जो बार बार आता रहता है। ये वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला लिख लो, नहीं पता मैं लिख के बता देता हूं मेरे भाई। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमेशा इसकी वैल्यू 2 होती है मेरे भाई, याद कर लीजिए, रट लीजिए। कुछ चीजें आपका समय बचाते हैं कि ये वो नहीं है जो पेपर में एक आध बार आया, नहीं, ये वो चीज है जो पेपर में दसियों बार आई है। इसकी वैल्यू 2 होती है। बस ये एग्जामिनर ने क्या किया, यानी कि मैंने थीटा की जगह 37 डिग्री रख दिया और कुछ नहीं किया। 2 ही आंसर है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपको इस किताब में मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में मिल जाएंगे, फॉर्मूला बुक में। तो अगर कोई बच्चे फॉर्मूला नहीं जानता है तो मेरे भाई इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लो, कम से कम रिवाइज आप करते रहोगे, नई नई चीजें सीखते रहोगे। और जो अभी नई चीज है मेरे भाई, कार्ल पियर्सन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल डेसाइल, ठीक है, मोंटी हॉल, सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया इस किताब में। अपडेटेड बुक्स आएगी अब ये, ठीक है। आ जाइए सवाल नंबर 11। एक सर्कल के कॉर्ड ए बी और एक डायमीटर सी डी विथ सेंटर ओ आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। एंड बीपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। बीपी जो है वो क्या है, सर्कल की रेडियस। एंगल एपीसी 35 डिग्री है, तो आपसे एंगल एओसी का मान पूछा है। ओके, मान लीजिए सर्कल है प्यारे भाई, ये सर्कल के कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ाया गया है, और ये सर्कल का डायमीटर है, इस तरीके से है, थोड़ा सा डायमीटर है ना, ये ए बी को ऐसे आगे बढ़ाना है, और ये डायमीटर ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो एक सर्कल की कॉर्ड ए बी है, ये रहा कॉर्ड ए बी, और ये रहा मेरे दोस्तों यहां पर डायमीटर सी डी। ये सी डी है, तो ये जो कि सर्कल का सेंटर ओ से होके जाएगा, सर्कल का सेंटर ओ है। ए बी और सी डी को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट पी पर। तो जैसे बोला है ना, ए बी और सी डी, तो ए से बी की ओर, सी से डी की ओर ही बढ़ाना है। सी डी डायमीटर, ए बी कॉर्ड, आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर पी पर काट रहे हैं। बोला है बीपी सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो ये जो बीपी है सर्कल की रेडियस है। दिस बीपी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो भैया ये रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है कि नहीं, यानी कि तीनों लेंथ आपस में बराबर है। ये वाली को कि सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, और ये भी, ये बीपी, ये भी रेडियस है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, तीनों लेंथ आपस में बराबर है। ए पी सी 35 डिग्री है, एंगल ए पी सी, ये एंगल 35 डिग्री है। पूछा है ए ओ सी, पता है आपको ये एंगल ए ओ सी 105 डिग्री का हो जाएगा। ये भी सीधी थ्योरम है, ये थ्योरम है मेरे भाई, याद करना। कभी भी ऐसा सवाल आए, डायमीटर को, एक कॉर्ड को आगे बढ़ा दिया है आगे तक, इस तरीके से बढ़ाना है कि ये लेंथ जो है रेडियस के बराबर है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, थीटा मान लो ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल को देखो, ये बीपी जो है रेडियस के बराबर है। ट्राइंगल को देखो ओ बीपी, ये रेडियस बराबर है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा है, तो ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 2 थीटा, तो ये एंगल भी 2 थीटा आ गया। हमें चाहिए ए ओ सी। ये ए ओ सी यानी कि आप इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, केवल इस ट्राइंगल को देखना है। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एओसी, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। अब इस ट्राइंगल में ये 2 थीटा है, इंटीरियर ये थीटा है। इस ट्राइंगल का ये आंतरिक कोण है 2 थीटा, ये इंटीरियर एंगल है थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 3 थीटा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये हमेशा 3 थीटा बनेगा। यहां पर थीटा 35 डिग्री का दिया था, 35 डिग्री, तो ये एंगल एओसी जो होगा 35 दिया 105 डिग्री का बन जाएगा। दिस इज माई आंसर। आगे बात समझ में? तो बढ़िया सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 12।
ये आईसीआर असिस्टेंट के पेपर का सवाल है। यदि एक्स अल्फा वाई बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको एक्स वाई सॉल्व करके निकालना है केवल। देखो दोस्त, इस तरह की इक्वेशन, बहुत नया कॉन्सेप्ट सीखोगे मेरे भाई। इस तरह की इक्वेशन कभी आपने सॉल्व की है? 5x प्लस 9y बराबर 37xy, 4x माइनस 7y बराबर माइनस 13xy। ये जो xy है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूं, जैसे 5x है, 5x को आप xy से डिवाइड करेंगे तो 5/y हो जाएगा, प्लस दोनों तरफ xy से डिवाइड करो तो 9y है, 9y को xy से डिवाइड करेंगे 9/x हो जाएगा बराबर 37। ये है पहली इक्वेशन, ये करना होता है। यहां भी जैसे बराबर ये xy है तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में xy से डिवाइड करो, 4x है, 4x को xy से डिवाइड करेंगे तो 4/y माइनस कितना आ जाएगा 7/x बराबर माइनस का 13 बराबर माइनस का 13। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये दो इक्वेशन आपको बेसिकली सॉल्व कर लें। अब चाहे आप x को इक्वल कर लो चाहे y को इक्वल कर लो, वो इच्छा आपकी है। वो इच्छा आपके, मैं यहां पे जो है x को इक्वल कर लेता हूं मेरे भाई, ठीक है जी। अब यहां देखिए ये 9x है 7x, तो अपन लोग क्या करेंगे, ऊपर 7 से गुणा और यहां मेरे दोस्तों 9 से गुणा, और आप इसको ऐड कर दो, सिंपल सा आप इसको ऐड कर दीजिए और ये हो जाएगा खेल खत्म। क्योंकि देखेंगे ऐड करने से क्या आएगा, 7 नाम 63/x माइनस 9 सत्ते 63/x कट जाएगा, तो क्या आएगा 7 पंजे 35/y, 9 चौक 36/y, तो 35 और 36 आ जाएगा 71/y, ठीक है। 7 की 37 में गुणा करेंगे 259 आएगा, 210 49, 9 की माइनस 13 में गुणा करेंगे माइनस का 117, 13 में 117, तो कितना आ जाएगा 142, ये 142 हो गया भैया। 71 दूनी 142, तो यहां से 1/y आपका 2 आ गया, ठीक है। हालांकि अब y का मान मत निकालना आप, 1/y 2 आ गया। अब चाहे पहली में रख लो चाहे दूसरी में, यहां पे रख लेता हूं, जैसे मैंने 1/y 2 यहां रख लेता हूं, 1/y 2 है तो 5/y का आएगा 10, 10 प्लस 9/x बराबर 37, तो 37 इधर जाएगा, 37 माने 10 27, 9/x 27 आ गया, तो 1/x आ गया 3, ये आ गया बच्चे। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, आपसे सवाल में ये पूछा है अल्फा की पावर -2, अल्फा की पावर -2 का मतलब समझते हैं, 1/अल्फा का स्क्वायर, बीटा की पावर -2, 1/बीटा का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की पावर -1, यानी कि 1/अल्फा इंटू बीटा। अरे भाई आप समझे क्या, ये एक्स ही तो अल्फा है, वाई ही तो बीटा है, एक्स ही तो आपका अल्फा बोला है, ये वाई तो आपका बीटा बोला है, यानी कि 1/अल्फा 3 है, तो सीधा 1/अल्फा 3 रखू ना, 3 का स्क्वायर 9, सीधा 1/बीटा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, अभी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 3 दूनी 6, तो 9 4 13 माइनस 6 7, 7 इसका आंसर है। गजब का सवाल। तो ये एक स्पेशल तरीके की इक्वेशन है, आनी चाहिए आपको सॉल्व करनी। सवाल नंबर 13 देखेंगे, बताइए। एमटीएस 2020 के पेपर का है सवाल, ये प्रीवियसरी क्वेश्चन है, कर दो जरा आप। ऐसे सवाल करोगे तो ये तो दिमाग खुलेगा। ए ट्रेन कैन ट्रेवल 40% फास्टर देन ए कार, ट्रेन की स्पीड कार से 40% ज्यादा है। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि कार की अगर 5 है तो ट्रेन की स्पीड 2 ज्यादा है 7 है। कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो है, ट्रेन फास्ट है। बोथ द ट्रेन एंड द कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी विच इज 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। बहुत बढ़िया। दोनों ही मेरे प्यारे भाई ट्रेन और कार यहां एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू करते, दोनों ट्रेन और कार पॉइंट ए से चलना शुरू करते सेम टाइम पर, और पॉइंट बी पर पहुंचती हैं जो कि पॉइंट ए से 70 किलोमीटर दूर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सेम टाइम पर पहुंचती हैं। ऑन दी वे हाउएवर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 15 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट स्टेशन, लेकिन रास्ते में जो ट्रेन है ये स्टेशन पे रुक रुक के आई है तो इसके 15 मिनट खराब हुए हैं। तो कार की स्पीड क्या है, देखो भाई, ट्रेन ने और कार ने दोनों ने एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू किया, और एक साथ मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन भी और मेरे भाई ये कार भी
एक साथ जो है पॉइंट बी पर पहुंचे हैं, एक साथ इकट्ठे। हालांकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, कार की कम है, यानी कि ट्रेन को पॉइंट ए से भी जल्दी पहुंचना चाहिए, पर दोनों एक साथ निकले, एक ही साथ पहुंचे। क्यों? कि ट्रेन के 15 मिनट रास्ते में स्टेशन पर रुक के वेस्ट हो गए। तो दोनों ट्रेन कार सेम डिस्टेंस जा रहे हैं ए से बी तक, ट्रेन भी ए से बी तक जा रही है, कार भी ए से बी तक जा रही है। तो भाई अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड का रेशियो 7:5 है, तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो 5:7 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो हालांकि ट्रेन को कार से 2 यूनिट टाइम कम लगना चाहिए था, लेकिन वो लगा नहीं, क्योंकि 2 यूनिट टाइम जो है 15 मिनट जो ट्रेन बचाते हुए स्टेशन पे रुक के बर्बाद हो गए। तो 2 यूनिट की वैल्यू ही 15 मिनट के बराबर है, टाइम का डिफरेंस 15 मिनट है। कार की स्पीड पूछी है, तो आप कार का टाइम निकालो ना, कि कार को ए से बी तक पहुंचे में कितना समय लगा। अगर 2 की वैल्यू 15 मिनट है तो 1 की वैल्यू 15/2 और 7 की वैल्यू आ जाएगी 105/2 मिनट। तो कार का टाइम आ गया भी 105/2 मिनट है। ये आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा? 15×7 = 105, ठीक है, और ये 15×4 = 60, यानी कि 7/8 आवर। तो मैंने पता लगा लिया कि कार को यहां ए से बी तक 70 किलोमीटर जाने में कार को 7/8 घंटे लगते, 105/2 मिनट को मेरे प्यार भी आवर में बदल लिया। तो यहां पे कार की स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस 70 किलोमीटर, कार को टाइम कितना लगा? 7/8 आवर। 70 से 7 जाएगा 10 बार, 10×8 = 80, 80 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड आ गई। बताओ क्या गजब का सवाल है, बी ऑप्शन। मजा आया होगा करके आपको। आगे चल लेंगे, सवाल नंबर 14 बताइए। Find the distance of line 5x plus 12y minus 78 from origin। पता है आपको, मान लीजिए कि ये जो है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु O जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, या O ही मान लीजिए, ठीक है। अब एक लाइन है, मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट भी यहां पे साथ साथ लिख के बता देता हूं आपको। इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है ax + by + c = 0। तो अगर इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस होगी, यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो है इस लाइन की ओरिजिन मूल बिंदु से डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये लाइन का कांस्टेंट c/√a² + b²। c/ इस डिस्टेंस d का जो फॉर्मूला है वो है c/√, x और y के कोएफिशिएंट a और b हैं, √a² + b²। ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ये डिस्टेंस होगी। तो यहां पे मेरे प्यारे मोड पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से -78/√, 5 का वर्ग + 12 का वर्ग। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो नीचे 13 आ जाएगा। 78 को 13 से डिवाइड करूंगा 6 यूनिट, 13×6 = 78। सवाल नंबर है आपके सामने 15। इस चित्र में पी क्यू बीसी के पैरेलल है, क्यूआर एबी के पैरेलल है, ट्रायंगल एबी क्यू का एरिया 9 है, ट्रायंगल क्यूआर सी का एरिया 4 है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ। शानदार सवाल। हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, पर कितना फॉर्मूला रटोगे? देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये लाइन पी क्यू ये बीसी के पैरेलल है, ये जो लाइन है क्यूआर बेसिकली एबी के पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया। पी क्यू बी आर एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ट्रायंगल के अंदर हमने बेसिकली पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया 9 है, 9, और इस ट्रायंगल का एरिया बी क्यू आर सी यही है ना, इसका एरिया 4 है। तो आपसे पूछा है पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया भी पूछ सकता है। तो मैंने मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैपिटल ए है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। ए मान ले, कि आप कुछ और नाम दे दें। ट्रायंगल एबीसी का एरिया मान लीजिए मैंने के मान लिया, के मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है वो के है, के मान लिया बच्चे। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल है बेसिकली सिमिलरिटी का। आपको पता है दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल एपी क्यू और ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है। छोटा वाला ट्रायंगल एपी क्यू, यहां पे चाहे मैं लिख दे रहा हूं, हमारा जो ट्रायंगल एपी क्यू है
और मेरे प्यारे भाई जो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी है ये सिमिलर है, तो इनका एपी क्यू का एरिया 9 है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैंने के माना है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड ए की तरफ लेके चलते, छोटे ट्राइंगल में ए क्यू है, बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग एसी है, ए क्यू बटे ए सी का होल स्क्वायर होगा। बोलो, हालांकि अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा √9 बटा के। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई यहां पर जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है क्यू आर सी, ये क्यू आर सी जो ट्राइंगल है क्यू आर सी, ये वाला जो ट्राइंगल है प्यारे दोस्त, ये वाला एरिया बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? इस वाले ट्राइंगल का एरिया 4 है, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया के है, तो इनके एरिया के रेशियो का अंडर रूट लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा भाई। इस वाले ट्राइंगल में सी क्यू है, बड़े वाले ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग सी है, बड़े वाले में इसके करस्पॉन्डिंग सी है, तो सी क्यू बटे सी यही आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है मेरे भाई, मेरे को प्रूफ पता है तो मुझे स्टेप्स पता है इसके, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला ही प्रूफ कर रखा है। अगर इनको ऐड कर देंगे भैया ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट, नीचे तो रूट के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 का अंडर रूट 3 और ये 4 का अंडर रूट 2 और बराबर आ जाएगा मेरे भाई सी ए। ठीक है, ऊपर ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस सी क्यू, तो कितना आ जाएगा 1। ये एक तरीका और भी, ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस सी क्यू ए सी है, ए क्यू प्लस सी क्यू ए सी बट ए सी 1 आ गया, यानी कि 5 आ गया रूट के, स्क्वायर कर देंगे तो भैया 25 आ जाएगा एरिया, 25 आ जाएगा एरिया, 25। ऑप्शन यहां पे ए करेक्ट है। डायरेक्ट शॉर्टकट था मेरे भाई, के का मान निकालना है। अगर ट्राइंगल के अंदर एक पैरेललोग्राम बना दिया है ना, दोनों ट्राइंगल के एरिया दिए, तो ये कॉन्सेप्ट है √9 बटे √4 का होल स्क्वायर। ये मेरे दोस्तों सीधा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बड़े नए सवाल है बेटा, फ्रेश सवाल है एकदम आपके लिए। 16वां सवाल, 20 लोगों की एक टीम का एवरेज वजन कितना है? 59.8 kg है। It was later discovered that one weight was misread at 78 kg instead of 77 kg. एक बंदे का वजन गलती से 77 किलो था, हमने 68 किलो पढ़ लिया। सही एवरेज क्या है? तो 20 लोगों की टीम का हम एवरेज निकालने, एवरेज वजन आया है 59.8 किलो। अब एक बंदे का वजन था 77 kg, हमने पढ़ लिया 68 kg, तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। अगर करेक्ट एवरेज निकालना है हमें 68 को वापस 77 kg करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसका वजन 9 kg बढ़ाना पड़ेगा। तो गलती सुधारने के लिए इस बंदे का वजन 9 kg बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो टोटल 9 kg बढ़ जाएगा, लोग हैं 20, तो 20 लोग का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? बटे 20। 20 से 9 डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 0.45 बार जाएगा जी, तो आ जाएगा 5, 8 4 12 का 2, 59 60.25 kg। तो करेक्ट जो एवरेज आएगा वो 60.25 किलो हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे चलिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 70। करो बच्चे, ये सवाल रेलवे जेई के पेपर का पूछा हुआ है, टीसीएस का लेटेस्ट। आप देखो, अभी तक शायद आपने ऐसा सवाल ना किया होगा, मुझे करके बताओ। एबीसी एसोसिएशन मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन द सेकंड संडे ऑफ नेक्स्ट मंथ। एक एसोसिएशन की मीटिंग होती है, मीटिंग होने के एसोसिएशन की। द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 50 रुपी पर पर्सन। मीटिंग में जो लोग आएंगे भाई उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है एक आदमी का 50 रुपया। लंच विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 24 रुपया। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट लंच करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा 24 रुपए देके वहां पे लंच भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु पेड फॉर लंच वॉज 100 मोर देन नंबर मेंबर्स हु डिड नॉट। जिन पार्टिसिपेंट ने लंच के लिए पे किया है वो लंच के लिए पेमेंट ना करने वालों से 100 ज्यादा हैं। ठीक है जी। टोटल जो रिसिपेंट्स, टोटल रिसिप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लंच, रजिस्ट्रेशन और लंच के जो टोटल रिसिप्ट मिली है वो 69,400 है। तो पूछा कितने लोगों ने रजिस्टर किया है और कितने लोग जो है लंच बनवाएंगे अपना, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोग अपना लंच तैयार करवाएंगे।
हाउ मेनी पीपल रजिस्टर एंड हाउ मेनी लंचेस आर टू बी प्रिपेयर्ड। देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई देखो, लंच लंच की सुविधा दे रहे हैं। अब मेरे भाई कुछ लोग लंच लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते, ये तो है मेरे भाई। तो बोला है जो पार्टिसिपेंट लंच के लिए पे किए हैं वो उन मेंबर से 100 ज्यादा है जिन्होंने लंच के लिए पे नहीं किया। यानी कि अगर लंच के लिए एक्स लोगों ने पे नहीं किया तो लंच के लिए पेड करने वाले एक्स प्लस 100 लोग हैं। एक्स प्लस 100 समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, यही तो है। दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतिभागियों की संख्या भुगतान न करने वाले सदस्यों से 100 दिखती। तो अगर लंच के लिए एक्स प्लस 100 लोगों ने मेरे प्यारे भाई पेमेंट किया है तो विदाउट लंच एक्स लोग रहेंगे, है ना। तो यहां बताओ टोटल रजिस्टर कितने हो गए, टोटल रजिस्टर्ड पर्सन कितने हो गए, कितने का रजिस्ट्रेशन होगा भाई जोड़ना पड़ेगा। लंच वाले और बिना लंच वाले जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2x प्लस 100, 2x प्लस 100 हो जाएगा ये। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। x प्लस इन दोनों को जोड़ दो ना, यस और नो, 2x प्लस 100। कुल खर्चा जो है 695400 है, कुल जो है, सॉरी कुल खर्चा नहीं बोलेंगे इसे, तो रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन का मेरे प्यारे भाई, टोटल रिसिप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लंच, रजिस्ट्रेशन और लंच का जो टोटल जो रेवेन्यू हुआ है कलेक्शन 69,400 है। अब ध्यान से दिखेगा, टोटल 2x प्लस 100 लोगों ने, यहां लिख दें क्या, यहां लिख देते हैं, टोटल 2x प्लस 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक बंदे का रजिस्ट्रेशन का खर्चा है 50 रुपए, तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आएगा। लंच कितने लोग बनवा रहे हैं, x प्लस 100 लोग, इन लोगों को x प्लस 100 लोगों को एक्स्ट्रा 24 रुपए देने हैं, क्योंकि लंच जो है वो एक्स्ट्रा 24 रुपीज दे के मिलेगा, ये तो बोला है। और भैया टोटल कलेक्शन कितना आ जाएगा, दिस टोटल कलेक्शन शुड बी 69400। ये मैं एक मेथड बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे 2 वेरिएबल मान के करेंगे। ये वो मेथड है जो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आएगा पेपर में, और ये एक स्टेप का ही सवाल है, क्योंकि 100x प्लस 24x, ये 124x हो गया। 50 गुणा 100 ये 5000 और 2400, 5000 और 2400 7400। तो 69400 में से ये 7400 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, ये आ जाएगा 62,000, 62,000 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, 62,000 आ गया। तो यहां से कितनी बार चला जाएगा, 124 से पूरा पूरा ये 500 बार चला गया, 500। तो 500 इस सवाल का उत्तर हुआ मेरे प्यारे भाई, जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं जिन्होंने दोपहर का भोजन तैयार किया। दोपहर का भोजन 500 लोगों का तैयार होगा, वो बाद में पूछा, यानी कि ये वाला आंसर है 500। ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था कि रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग ज्यादा होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये हो गया। चलो, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दे, मुझे साफ साफ दिख भी रहा है यार, ये सवाल तो ऑप्शन से हो जाएगा, ये सवाल तो ऑप्शन से हो जाएगा, कि सवाल में पूछा है रजिस्टर और लंच। अगर लंच 1100 लोग ले रहे हैं, रजिस्टर 1100 ही लोग हैं मेरे प्यारे भाई, यानी कि सारे के सारे लंच ले रहे हैं, तो यहां पे डिफरेंस लंच वालों का और बिना लंच वालों का तो 0 हो गया। यार रजिस्टर कम लोग हैं, लंच ज्यादा खा रहे हैं, ये गलत हो गया मेरे भाई। ये अगर मैं लेता हूं कि भैया 600 लोग लंच ले रहे हैं, तो बिना लंच वाले 500 हो जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि टोटल 1100 लोग हैं। ठीक है भाई, बिना लंच वाले 500 हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, आंसर यहां पे तीसरा ऑप्शन ही ठीक है बेटा, ये वाला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि अगर x 500 आया है तो सवाल में बोला है कि कितने लोगों का लंच तैयार किया जाना है, तो 500 प्लस 100 600, 600 लोगों का लंच तैयार किया जाएगा। विदाउट लंच वाले 500 लोग होंगे, टोटल 1100 लोग होंगे मेरे भाई, ये ठीक है। ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लंच 500 लोग ले रहे हैं तो बिना लंच वाले 600 लोग हैं, तो बिना लंच वाले ज्यादा हो जाएंगे, जबकि लंच वाले 100 लोग ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन से। तो ऑप्शन से भी सवाल हो जाएगा कि केवल तीसरा आंसर ही पॉसिबल है। और मैंने मेथड भी बता दिया आपको, अच्छा सवाल था ये 18वां। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 59 बराबर 0 है, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए काफी सारे तरीके आपको पता है, अगर ऐसा कोई भी सवाल आए, यूनिवर्सल मेथड तो यही है कि भैया आप x माइनस 6 को y मान लीजिए, y मान लीजिए।
क्योंकि मेरे भाई ये x-6, ये x-6 यही तो दिख रहा है ना, इसको आप y मान लो, तो ये हो जाएगा y² प्लस 1/y², जो जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कब होगा, या तो y प्लस 1/y पता हो या y माइनस 1/y। अगर मैंने x-6 को y माना है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, y+6। x की वैल्यू y+6 आ गई, जो यहां पे रख देते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह y+6 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, y² प्लस 12y प्लस 36। यहां रखो x की जगह y+6 तो 16 से गुणा करूंगा, माइनस का 16y माइनस 16 × 96 माइनस का 59 बराबर 0। ठीक है जी। x², इसमें कुछ गड़बड़ है भाई सवाल में। अगर मैं x की जगह y+6 रखता हूं तो y² प्लस, ये ना x-6 को y माना है, y² प्लस 12y प्लस 36, और ये माइनस का 16y माइनस का 96 हो जाएगा, माइनस का 59 है, -59 नहीं होगा भाई, यहां पर ये होना चाहिए था +59, तब जाके बात बनेगी भाई, ये +59 होगा। ये y², देखो 12y माइनस 16y तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब 36 और 59 अगर मैं जोड़ूंगा तो 95 होता है, 95 में से 96 घटाऊंगा तो -1 बराबर 0। अब जाके 0 आया है, आप बोलोगे यस सर। ठीक है ना, 36 और 59 आपका 95 हो जाएगा, 95 -1। अगर दोनों तरफ y से डिवाइड किया जाए तो y -1/y बराबर 4, ये बन गया मेरे भाई। y² y -1/-4 उधर जाएगा 4, y -1/y अगर 4 है तो y² प्लस 1/y² k² प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 16 2 18 सवाल का आंसर है 18 बी ऑप्शन। इसमें टाइपिंग एरर थी, सवाल सॉल्व करते समय समझ आ गई। चलेंगे 19वां, बताइए भाई। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 17.5। 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन नहीं है भैया, ये मीडियन है, माध्यिका है, ये माध्यिका 17.5 है। बोला है कि इफ ईच ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, जो बड़े 5 ऑब्जर्वेशन है, अगर उसको हर एक को 3 बढ़ा दिया जाए तो नए सेट की मीडियन क्या होगी, नए सेट की माध्यिका क्या होगी मेरे भाई। एक बार बताओ, मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है कि अगर आपको कोई आंकड़े दे रखे ऑब्जर्वेशन तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में जो बीचों बीच में जस्ट मिडिल पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो मीडियन कहलाएगा। अगर आपके पास 11 डिस्टिंक्ट नंबर हैं तो मीडियन जो होगा वो 6th पोजीशन पे होगा, 11 + 1 12 का आधा, 6th पोजीशन पे आपका मीडियन होगा, 6th पोजीशन पे। यानी कि मीडियन के आगे, इसके आगे 5 नंबर होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इससे पहले 5 नंबर होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 5 और 5 10, और बीच में 6 नंबर पे मीडियन आपका आएगा। अब ये लार्जेस्ट नंबर है, अगर लार्जेस्ट नंबर में हर एक को 3-3 आप बढ़ा भी दो, हर एक को +3 +3 +3 +3 बढ़ा भी दो, तो क्या इस 6th नंबर की पोजीशन बदलने वाली है, नहीं बदलने वाली, ये अभी भी यही टिका रहेगा। तो मीडियन की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी मेरे भाई, रिमेन्स द सेम एज ओरिजिनल सेट। ये है मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये सवाल मेंस के पेपर में, रेलवे के पेपर में कई बार आया हुआ है। हम लोग आगे चलेंगे 20वां। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, ठीक है, खरीदने दो। ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वो वस्तु की कीमत बढ़ा के मार्क करता है, एंड सेल्स इट इन सच ए वे, और इस तरीके से बेचता है, दैट इफ ही विल गिव 46.23% डिस्काउंट, देन लॉस अकर टू हिम इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न बाय हिम व्हेन ही विल गिव 30% डिस्काउंट। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। बेस्ट सवाल है ये, डिस्काउंट का बेस्ट सवाल मेरे भाई, और कोई बच्चे सवाल खुद से कर पाया मॉक टेस्ट में, तारीफ होनी चाहिए उस बालक की मेरे भाई। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, वस्तु का सीपी दिया है। अब सीपी के बाद सैम ने मार्क प्राइस उसका फिक्स किया होगा मेरे भाई, मार्क प्राइस फिक्स किया होगा, क्लियर है, आप बोलोगे यस सर। मार्क प्राइस फिक्स करने अपनी मर्जी से कुछ एमआरपी लगाया होगा सैम ने। अब सैम की मर्जी मेरे प्यारे भाई, वो कोई भी डिस्काउंट दे,
बोला है अगर सेम 46 सही 2/3% डिस्काउंट देता है तो उसे लॉस होता है, और ये जो लॉस है वो 30% डिस्काउंट देने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। तो आप बताओ 46 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 46 से 2/3% का मतलब होता है 40% प्लस 6:2/3%। 40% हमारा 2/5 है, 6:2/3% हमारा 1/15 है, जोड़ के कितना आएगा 7/15। तो 46:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/15। 30% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। यहां हमें कितना डिस्काउंट देना है? 7/15 आ रहा है। यहां कितना डिस्काउंट देना है? 10 आ रहा है। तो 15 और 10 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने मार्क प्राइस 30 मान लिया। मैंने मान लिया कि भैया माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 30 है, 30 मैंने मान लिया वस्तु का एमआरपी। अब आप बताओ प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? सीपी पर होता है। अगर आप किसी सामान पे 7/15 डिस्काउंट देते हो, 30 है मार्क प्राइस, इस पे 7/15 डिस्काउंट दोगे यानी कि 14 का। 30 पे 7/15 14 का डिस्काउंट दोगे, 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में? 16 में। 16 में बेचने से आपको लॉस होता है। जब आप सामान पे मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट देते हो तो 30 का 7/15 14, मार्क प्राइस है 30, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे सामान 16 में बिकेगा, 16 में बेचने पर लॉस होता है। इसी मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस है 30, जब आप 30% डिस्काउंट देते हो यानी कि 9, जब आप 9 का डिस्काउंट दोगे, मार्क प्राइस है 30, 30 पे जब आप 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 21 में। 21 में बेचने से आपको प्रॉफिट होता है। और सवाल यह कह रहा है कि 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पर जो लॉस है, 30% डिस्काउंट देने पर उतना ही प्रॉफिट है। आपने मार्क प्राइस फिक्स किया, 46 सही 2/3% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिका 16 में, बेचने से लॉस हुआ मेरे भाई, ठीक है, लॉस हुआ। जब आपने 30% डिस्काउंट दिया सामान बिका 21 में, 21 में बेचने से प्रॉफिट हुआ। और लॉस और प्रॉफिट सेम है, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा, क्या इन दोनों के मिडिल की वैल्यू नहीं होगी? एवरेज। हमेशा ऐसे केस में एवरेज लेना है। 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 कितना आएगा? 37/2 सीपी आएगा। जबकि सवाल में कॉस्ट प्राइस कितना है? 14,800 रुपए सवाल में सीपी है, ठीक है। हमेशा ऐसे केस में क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं, 16-21 को जोड़ के आधा कर दो, 37 से जाएगा मेरे भाई ये 400 बार, 402 जाएगा ना 800 गुना, तो यानी कि 800 गुना है। तो मार्क प्राइस है 30, 30 की वैल्यू भी 800 गुना आ जाएगी। ये तो पूछा था वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपए, पहला ऑप्शन 24,000। गजब का सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सवाल है 21 आपके सामने। हाँ, दो टैप्स ए और बी एक टंकी को 32 और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा ड्रेन पाइप है वो खाली कर सकता है इसे 48 मिनट में। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए और बी भरने वाले पाइप है भाई, सी खाली करने वाले पाइप है। ए 32 मिनट में भर सकता है, ये ना, बी 40 मिनट में भर सकता है और सी 48 मिनट में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा यहां पर 480, 480 आ जाएगा। मैंने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है 480 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। सी तो खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -10। सी 1 मिनट में 10 यूनिट खाली करेगा, तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए, द टैप्स आर ओपन टुगेदर, सारे टैप्स हमने ओपन कर दिए, बट बीइंग जैम्ड, फर्स्ट टैप हैज 4/5 ऑफ वाटर फ्लोइंग through the second tap, only 5/6 of full quantity of water flows and drain pipe works with 90% of its efficiency। लेकिन इन पाइपों में कुछ कचरा फंसा हुआ है, इससे जाम है पाइप। पहले पाइप जो है उसमें से केवल 4/5 वाटर फ्लो होता है, दूसरे में से 5/6। तीसरा ड्रेन पाइप 90% एफिशिएंसी से काम करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, होल प्रॉब्लम इज रिमूव्ड, कुछ टाइम के बाद सारे पाइपों की प्रॉब्लम हटा दी गई।
देन द सिस्टम टेक्स ओवरऑल 36 मिनट टू बी फिल्ड कंप्लीटली। ओवरऑल 36 मिनट का मतलब पूरी टंकी भरने में हमें 36 मिनट लगा, पूरी टंकी भरने में। तो पूछा प्रॉब्लम कितने मिनट तक रही है, कितने मिनट तक पाइप जाम रहे हैं। तो भैया मैंने मान लिया कि पाइप टी मिनट तक जाम रहे, टी मिनट तक जाम रहे, ये आपको निकालना है। ध्यान से सुनेगा तब बच्चे, ध्यान सुनेगा, गजब एक स्टेप में होने वाला सवाल है। मान लो टंकी यहां से भरना शुरू, यहां पे जाके भरेगी। अब मान लो टी मिनट तक मेरे दोस्तों प्रॉब्लम है, टी मिनट तक पाइपों में प्रॉब्लम है, जैमिंग है। टी मिनट के बाद प्रॉब्लम हटा दी गई। पूरी टंकी अगर 36 मिनट में भरी गई है, यानी कि उसके बाद 36 माइनस टी मिनट लगा होगा, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 माइनस टी तक विदाउट प्रॉब्लम जो है टंकी भरी गई है, टी मिनट तक ही प्रॉब्लम है और यही टाइम आपको निकालना है। अच्छा, जब तक प्रॉब्लम है तीनों पाइप किस एफिशिएंसी से काम करते हैं? पाइप ए की एफिशिएंसी हो जाते 4/5। पाइप ए की एफिशिएंसी 15 है, ये हो जाते 4/5 यानी कि 12। पाइप ए की एफिशिएंसी 12। दूसरा पाइप जो है 5/6 से, दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 12 है, तो 12 का 5/6 कितना हो जाता है? 10 एफिशिएंसी से भरता है। जो ड्रेन पाइप है वो 90%, ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी 10 है, 10 का 90% कितना होता है? 9 एफिशिएंसी से खाली करता है। यानी कि प्रॉब्लम के साथ तीनों पाइप किस एफिशिएंसी से काम करते हैं? तीनों पाइप की एफिशिएंसी 12, 10 22 माइनस 9 मेरे प्यारे में 13, 13 आ गया। तो तीनों पाइप 13 यूनिट भरते हैं मेरे प्यारे भाई मिलकर। जब तक प्रॉब्लम है तीनों पाइपों को चलाया गया है, टी मिनट तक प्रॉब्लम है, टी मिनट में कितना भरेंगे? 13 गुणा टी। जब प्रॉब्लम टी मिनट के बाद हटाती जाती है तो तीनों पाइप किस एफिशिएंसी से भरेंगे? 15 माइनस 15 प्लस 12 27 माइनस 10 17। तीनों पाइप भरेंगे 17 एफिशिएंसी के साथ। तो 36 माइनस टी मिनट में कितना भरेंगे? इंटू 36 माइनस टी, ये आ गया। और टोटल टंकी कितनी भरी जाएगी? टोटल कैपेसिटी 480 है, 480 आ गया, 480 बराबर 480 कर दीजिए। ये एक स्टेप में या एक लाइन में होने वाला सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। अब ये 13 टी हो गया बच्चे, ये माइनस का 17 टी हो गया, माइनस का 4 टी प्लस 17 गुणा 36 कितना आएगा? 510 और 102 यानी कि 612 बराबर 480 आ गया। तो 612 में से अगर हम 480 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 और 12 132, तो 132 बराबर आ जाएगा 4t। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 33 आ गया। तो 33 मिनट के बाद प्रॉब्लम हटाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। 33 मिनट के बाद प्रॉब्लम रिमूव की गई, ये आंसर है। गजब सवाल भाई साहब। आइए सवाल नंबर 22। ये प्रीवियसर का सवाल, हर लेवल के सवाल हम डालते मेरे भाई, मॉडरेट, इजी, टफ, डिफिकल्ट, लंका लगाने वाले, है ना, कुछ चीज सिखाने वाले। हमारा मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट दिया और निकल गए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके दिमाग की नसों पे जोर पड़ेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा यार मैंने 25 सवालों में इतना कुछ सीख लिया। आप कंपेयर करके देख लेगा, कहीं मॉक टेस्ट लगाइएगा, आप कहोगे यार पूरा लगा भी लिया और कुछ मजा भी नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं नया। यहां से आप सीखोगे मेरे भाई कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करता हूं मैं, अपनी दिमाग लगाता हूं, तब जाके ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन आता है। ए माइनस बी 9 है, ए क्यू माइनस बी क्यू 4401 है, तो ए बी का मान बताओ। कॉन्सेप्ट आपको पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दूं? फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला है बच्चों। यहां पे ए क्यू माइनस बी क्यू 4401 है, ठीक है। ए माइनस बी आपका 9 है, इंटू ए माइनस बी आपका 9, 9 का स्क्वायर 81 है, प्लस 3ab। वैल्यू रख दी बस आपने, यहां पे ए बी निकालना था, आ जाएगा ए बी। 9 से काटे लेंगे आप लोग, है भाई। 9 चौक 36, 8 0 9 72, 9 नाम 81, और 8 9 में से 81 घटाएंगे तो आ जाएगा 408 बराबर 3ab। ठीक है जी, कितना आएगा? 130 136 आ जाएगा, 136 ab की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, फटाफट करते जल्दी से। सवाल नंबर 23, tan 73 डिग्री tan 48 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री क्या है? फिर से ज्योमेट्री का फॉर्मूला बेस्ड सवाल। यहां मेरे भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख के बता देता हूं, आप प्रूफ खुद से कर लेना। अगर एक एंगल का सम दो एंगल के बराबर, एक एंगल की वैल्यू दो एंगल के सम के बराबर है, ए बराबर बी प्लस सी, तो कॉन्सेप्ट ये है कि tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी बराबर tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी बराबर tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अगर आप दोनों तरफ से tan ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अगर a बराबर b प्लस सी है तो tan a माइनस tan b माइनस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। यहां मेरे भाई मैंने सवाल ही ऐसा बनाया है कि यहां पे 48 और 25, 73 डिग्री की जो वैल्यू है वो 48 प्लस 25 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे 48 प्लस 25 73 है, तो tan इंटू tan बी इंटू tan सी क्या आएगा? tan 73 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री माइनस tan 48 डिग्री। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 24। 80 लीटर डीजल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 800 किलोमीटर यूजिंग 800 सीसी इंजन। देखो, अगर आपको 800 किलोमीटर जाना है भी, तो 80 लीटर डीजल चाहिए मेरे भाई। लेकिन बाइक में जो इंजन लगा है वो 800 सीसी का है। सीसी आप समझते हैं मेरे भाई, ठीक है, हॉर्स पावर होती है। इफ द वॉल्यूम ऑफ डीजल रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली एज द कैपेसिटी ऑफ इंजन। अच्छा, ये बात बोली है कि भाई अगर आप इंजन की कैपेसिटी बढ़ाओगे, है ना, इंजन की कैपेसिटी बढ़ाओगे तो डीजल ज्यादा लगेगा। भाई हैवी इंजन है, डीजल ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो जो डीजल का वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होता है एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो डायरेक्टली वेरी करता है इंजन की कैपेसिटी के। यानी कि डीजल की जो मात्रा है, डीजल की जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंजन की कैपेसिटी के। हैवी इंजन लगा दोगे मेरे प्यारे भाई तो डीजल भी ज्यादा फूकेगा, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है। तो पूछा कितने लीटर डीजल चाहिए होगा 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1200 सीसी के इंजन से। एक बात बताओ, पहले मेरे पास 800 सीसी का इंजन था, तो 800 किलोमीटर जाने में 80 लीटर लग रहा था, यानी कि बटे 10, 800 बटे 10 80 लीटर। अब मुझे 1000 किलोमीटर जाना है, तो 1000 किलोमीटर अगर मैं सेम 800 सीसी के इंजन से जाता हूं तो 100 लीटर डीजल लगेगा कि नहीं? भैया 800 सीसी की बाइक है मेरे पास, 800 किलोमीटर जाऊंगा 80 लीटर लगेगा। अभी भी सेम अगर 800 सीसी की बाइक से जाओगे तो 1000 किलोमीटर जाने में 100 लीटर लगेगा। 800 किलोमीटर में 80 लीटर, 1000 किलोमीटर जाने में 100 लीटर लगेगा डीजल। लेकिन प्रॉब्लम यह कि आपने इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी कर दी। 800 सीसी का इंजन था, अब आपने 1200 सीसी का इंजन कर दिया, इंजन की कैपेसिटी 1.5 गुना बढ़ा दी। आपको पता है डीजल का जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंजन की कैपेसिटी के। जितना इंजन की कैपेसिटी बढ़ाओगे उतना डीजल ज्यादा लगेगा। अगर आपने इंजन की कैपेसिटी 1.5 गुना कर दी तो डीजल भी मेरे भाई 100 लीटर का 1.5 गुना 150 लीटर यूज होगा। मेरे दोस्तों ये आंसर था बी ऑप्शन। नई फ्रेश लैंग्वेज का सवाल है, कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई, तारीफ करके जाओगे। इसी के साथ आज की क्लास का आखिरी सवाल भी आता है, सवाल नंबर 25। ठीक है, देखो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं कोई फायदा नहीं है जब तक आप पढ़ो नहीं दोस्त। दो ही तो चीजें हैं, हमारी प्रैक्टिस बढ़िया चलती रहे और जो नई चीजें मैथ में पूछेंगे वो हमारी सारी कवर हो जाए। ये रही पूरी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट। यहां पे मेरे दोस्तों मैंने सारे कॉन्सेप्ट एसएससी के नए पैटर्न के हिसाब से सब पढ़ा दिए। इसके बाद मेरे दोस्तों इधर आ जाओ आप। हाँ, ये रहा मेरे दोस्तों आपके मॉक टेस्ट, ये रहे मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है, ये जाके देख लो आप। हर सैटरडे संडे हम अपने एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट कराते ही हैं, वो आपको लगाना है। 10 फ्री टेस्ट मैं आपको दूंगा, बेस्ट क्वालिटी वाले, कचरा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया है, इरेलेवेंट या आउटडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड। एक टेस्ट बनाने में हमारी टीम 10 से 12 घंटे लेती है, एक मॉक टेस्ट बनाने में, सारे लोग मिलके, तब जाके इस तरह की चीज क्वालिटी मिल पाती है मेरे दोस्त।
इन ए डाटा सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशन का डाटा सेट है, द मीन इज गिवन एज 12, मीन 12 है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 160। अच्छा, स्क्वायर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का मीन 160 है, तो आपसे पूछा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एक बात बताएं मेरे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से। अगर आपको स्क्वायर का सम दिया है तो ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। किसी भी सवाल में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मेरे भाई, तो वहां अगर स्क्वायर का सम दिया हुआ है तो एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। जैसे यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एन की वैल्यू है 5, ठीक है, मीन बार है, तो ये जो एक्स बार है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? मीन। ये मीन है मेरे भाई, ठीक है, 12। अब यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, यहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, इस सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। अब यहां पे बोला क्या है? मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, सभी मेरे दोस्तों ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का मीन। मीन कैसे निकालेंगे? सभी आंकड़ों का स्क्वायर करो, कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, 5 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी है? 160 है, 160। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 160 आपको दी हुई है, यही है ना? ये क्या वैल्यू है मेरे प्यारे भी? सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम n से डिवाइड करेंगे बटे n, यानी कि एवरेज। सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का एवरेज आ गया। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 160 दी है। मीन आपका 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 160 में से 144 घटाऊंगा 16, और 16 का रूट 4। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सवाल है कि नहीं? ठीक है, इसी के साथ मेरे दोस्तों ये क्लास समाप्त। मॉक टेस्ट दी एंड। बढ़िया लगा होगा मेरे भाई आपको, कितने सवाल आपने ठीक किए, और कोई बच्चा अभी भी बकैती देख रहा है यूट्यूब पे है, अब इसकी वीडियो आ गई ये देखो, अब इसकी रील आ गई ये देखो, वो अपने करियर को खुद ही कुल्हाड़ी से तोड़ रहा है। ठीक है, मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, ये चलती रहेगी, दुनिया लड़ती रहेगी मेरे भाई, लड़ाई होती कम है, दिखाई ज्यादा जाती है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। सब टीचर्स लगे हुए हैं, अपना अपना देख लेंगे। गलती हो जाती है उनसे कि यूट्यूब पे इस तरह की चीजें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट होते हैं भाई, वो दिन भर ये चीजें देखते रहेंगे, रील है, वीडियो देखो, क्या जरूरत है बच्चों को सब देखने की? केवल पढ़ाई करो। मैं बिल्कुल इस चीज से बाहर हूं और पूरे जोश में पढ़ाने में लगा हुआ, मैथ्स है ना। पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे कोई इतना कंटेंट डिलीवर नहीं करा जितना मैं अकेले मिलके कर रहा हूं मेरे भाई, मैथ्स की दुनिया में, और टॉप नॉच क्वालिटी के साथ। इस टेस्ट में आपने कितने सवाल ठीक करे कमेंट्स में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। और टेस्ट जरूर लगाया करो, टेस्ट टैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर ही नए पैटर्न के 10 मॉक टेस्ट फ्री आएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।